हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 21 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसमें जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो सीडीपी में आप आसानी से 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर नंबर 3 है। इससे पहले 2 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट में 117 नंबर आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा। और अगर आप उन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप भी आसानी से 120 नंबर सीटेट के एग्ज़ाम में लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, जिसे हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक आयोग है UPSSC, जो PET के नाम से एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम करवाता है, ये भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और सीटेट का जो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम था, उसका मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, जिसका प्रूफ आप ये देख सकते हैं। मेरा नाम विशाल है। पेपर 1 में मेरे 117 नंबर थे और पेपर 2 में मेरे 102 नंबर थे। पेपर 1 में ही 117, पेपर 2 में 102। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ये सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। जो रेस्पॉन्स शीट होती है उसमें से ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए गए हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उन पर बिलीव कर सकते हैं। कोई भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, सारे आंसर आपको एकदम एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास डैश है। जो विकास है वह क्या है? तो विकास एक आयामी है। जो विकास होता है, क्या वो एक आयामी होता है? नहीं, गलत है। विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। विकास एक दिशाई होता है, ये भी गलत है। विकास एक दिशाई नहीं होता है, बल्कि जो विकास होता है वह बहुदिशात्मक होता है। विकास में बदलाव किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन एक और जो ऑप्शन बचा हुआ है उसे देख लेते हैं। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। यानी कि हमारा जो विकास होता है, क्या वो आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से और पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होता है? तो ये भी ऑप्शन गलत है। जो विकास होता है उसका हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि बालक का जो विकास है वो किस दिशा में होगा, लेकिन यह पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो सकता है और हम पूरी तरह से ही बालक के विकास के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और आनुवांशिकता द्वारा भी यह पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित नहीं होता है। केवल बच्चे के अंदर कुछ गुण होते हैं जो आनुवांशिकता द्वारा उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ये जो दिया हुआ है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विकास में बदलाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो मित्रों का चयन, जो हम दोस्तों का चुनाव करते हैं, क्या वो आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है? नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मित्रों के चयन से आनुवांशिकी का कोई भी लेना देना नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो नए नए दोस्त बनाता है, मित्र बनाता है, तो इसका आनुवांशिकी से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आँखों का रंग। तो बच्चे की जो आँखों का रंग होता है, क्या वो आनुवांशिकी से संबंधित है? तो जी हाँ, वो आनुवांशिकी से पूरी तरह से संबंधित होता है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो आँखों का रंग है वो पूरी तरह से आनुवांशिकी द्वारा ही निर्धारित होता है। हम आँखों के रंग में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखेंगे। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो दोस्तों देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है स्कूल। जो हमारा स्कूल होता है वह क्या होता है? वह एक द्वितीयक संस्था होती है। जो स्कूल होता है वो कैसी संस्था है? एक द्वितीयक संस्था होती है। तो वही इसने पूछा हुआ है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो जो स्कूल है वो कैसी संस्था होती है? द्वितीयक संस्था। तो द्वितीयक सामाजिकरण ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को
क्या कहा जाता है? तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह कोलबर्ग ने दिया है। और इनके सिद्धांत का जो दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता, तो वह पूछ रहा है कि पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत कौन सी अवस्था आती है? तो जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अभिविन्यास होता है, यह पारंपरिक स्तर पर आता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? वह कह रहा है कि जो जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया है, अगर वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में असमर्थ है बालक, तो एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है हमारा समायोजन। और दोस्तों जब स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी समायोजन बोला जाता है। तो यहाँ भी एक तरह का परिवर्तन ही हो रहा है। जो वर्तमान स्कीमा है वह बालक है जो वर्तमान स्कीमा को समझ नहीं पा रहा है, तो एक नई स्कीमा की रचना करता है, तो इसे ही समायोजन कहते हैं। अगर जो वर्तमान स्कीमा में अगर कोई चीज़ जोड़ी जाती है, वर्तमान स्कीमा में कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है, नया ज्ञान जोड़ा जाता है, तो उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि नई स्कीमा की रचना, तो नई स्कीमा की रचना करना समायोजन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। जो स्कीमा शब्द है वह जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो ये होता है स्कीमा। स्कीमा के अंदर सूचनाओं को संगठित करके रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर क्यों होगा? तो देखिए, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। यानी कि जो रश्मि है वह कई प्रकार के कार्यकलाप अपनी कक्षा में करवाती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो वो क्या करती है? समूह भी बनाती है। तो समूह बनाना और सामाजिक मतलब ग्रुप बना करके सीखना, समाज के साथ जुड़ करके रहना, संस्कृति के साथ जुड़ करके रहना, और बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संप्रत्ययों को ध्यान में रख करके पढ़ाना, ये सभी लेव वाइगोस्की ने बताए हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? पाठ का मतलब होता है सहायता देना। जब शिक्षक के द्वारा बालक को समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान की जाती है, उसी को हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। तो वह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 रटना। जो रटना होता है वह हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। अगर किसी भी ऑप्शन में रटना दिया हुआ है तो वह हमारा आंसर नहीं होगा, और होगा भी तो नेगेटिव आंसर होगा। यानी जब प्रश्न में नहीं दिया हुआ होगा तो उस कंडीशन में वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। जो रटना है, अगर बच्चा किसी भी चीज़ को रट रहा है तो ये पाठ का उदाहरण नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, यानी कि बच्चे को हम कौशलों का ज्ञान दे रहे हैं, कौशल सिखा रहे हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, ये एक अच्छी बात है। इशारे और संकेत, जब बच्चे को शिक्षक के द्वारा पाठ प्रदान किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है, तो मान लीजिए बच्चा किसी प्रश्न को हल कर रहा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो शिक्षक के द्वारा डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाता है, बल्कि इशारों और संकेतों के जरिए हल्की फुल्की हेल्प करके उस क्वेश्चन के बारे में बच्चे को हेल्प दी जाती है शिक्षक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो सहपाठियों के संग मिलकर के बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है, जो शिक्षण प्राप्त करता है, वो भी
एक पॉजिटिव ऑप्शन है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन वो नहीं दे रखा है तो रटना पाठ का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, कि कौन सा ऑप्शन है जो संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बहुआयामी प्रक्षेपकों का प्रोत्साहन। तो जो बहुआयामी परिप्रेक्ष्य होते हैं हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, तो सही स्टेटमेंट है। सामूहिक सहयोगिता, यानी कि जो बच्चे होते हैं हमें उन्हें समूह बना करके पढ़ना चाहिए और आपस में सहयोग करना चाहिए, तो सामूहिक सहयोगिता भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी सही है। वेदन और दोहराव, वेदन का मतलब हो गया एक तरह से अभ्यास, दोहराव का मतलब हो गया रिपीट करना, तो वेदन और दोहराव दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। वेदन करना मतलब अभ्यास करना, दोहराव करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, यानी कि बच्चा जो चीज़ें सीखता है वह प्रयोग कर करके सीखता है, तो यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन जो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन है ये सभी सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ये एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही पूछा गया था कि रचना संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अभ्यास करना, दोहराना, वेदन ये सभी उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। तो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामान्य बुद्धि के विचार को नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो अनेक प्रकार की होती है, बुद्धि होती है जो अनेक प्रकार की होती है, बहु प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तो बहुबुद्धि का मतलब हो गया एक से अधिक प्रकार की बुद्धि, और प्रश्न में भी यही क्वेश्चन में भी यही चीज़ दी गई है कि बुद्धि को अनेक, यानी कि बुद्धि के अनेक प्रकार, तो बुद्धि के अनेक प्रकार और बहुबुद्धि दोनों ही एक ही बात है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, यानी कि एक संरचनावादी कक्षा है तो उसमें किन बातों पर हमें, कौन सी एक बात पर हमें महत्व दिया जाना चाहिए चारों ऑप्शंस में से। तो संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ बात कर रहा है एक आयामी मूल्यांकन, तो एक आयामी कोई भी चीज़ होती है तो वह एक तरह से नेगेटिव वर्ड माना जाता है, तो यह नहीं होगा। हाँ बहुआयामी होता तो वो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ वो लगा एक आयामी, तो ये हमारा गलत हो गया। मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन, वह कह रहा है कि जो मूल्यांकन है वह मानकीकृत होना चाहिए, तो गलत है, मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड होता है। आगे देखिए एक समान मूल्यांकन, तो बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, कोई धीमी गति से सीखता है, कोई बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन क्या हमें उन सभी के लिए एक समान मूल्यांकन अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि सभी के लिए एक समान मूल्यांकन अपनाना चाहिए। सभी बच्चे क्या एक समान होते हैं? नहीं होते, तो जब सभी बच्चे एक समान नहीं होते तो हमें उनके लिए एक समान मूल्यांकन भी अपनाना नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो संरचनात्मक मूल्यांकन, जो संरचनात्मक वर्ड है ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, अच्छा वर्ड होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो निजी संवाद है वह बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक है? नहीं। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है? क्या वो बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों में अवरोध उत्पन्न करता है, उनको रोकता है? नहीं। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है? तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन और देखते हैं, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। क्यों? तो देखिए जटिल कार्य करते समय, जब बच्चा कोई जटिल कार्य कर रहा होता है, कोई कठिन कार्य कर रहा होता है, तो बच्चा अपने आप में ही बात करता जाता है, खुद से ही वह बात करता है, उसके आसपास कोई नहीं होता है, लेकिन बच्चा अपने आप में ही बातें करता रहता है। तो इसको लेव वाइगोस्की ने निजी संवाद कहा है। तो ये क्या करता है कि बच्चे के व्यवहार के संचालन में उसकी सहायता
करता है। इसको निजी संवाद या निजी वाक या व्यक्तिगत संवाद भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 4 जेंडर रूढ़िवादिता इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब भी लड़का लड़के के लिए कुछ अलग प्रकार की चीज़ें बताई जाएँ और लड़कियों के लिए कुछ अलग प्रकार की चीज़ें बताई जाएँ, या फिर ये बोला जाए कि लड़के ये काम करते हैं और लड़कियां ये काम करती हैं, दोनों के ही अलग अलग प्रकार के कार्य बताए जाए, उनमें समानता नहीं बताई जाए, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का ही प्रतीक होता है। जेंडर रूढ़िवादिता आ जाता है और कहीं कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह आ जाता है। तो दोनों ही आंसर सही होते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन में आपको कोई एक ही देखने को मिलेगा, या तो जेंडर रूढ़िवादिता शब्द देखने को मिलेगा या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह शब्द देखने को मिलेगा। तो जो भी उनमें से ऑप्शन में दिया हुआ हो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। अगर बच्चे से बोला जाता है कि आपने जो चीज़ सीखी है आप उसको वैसा का ही वैसा प्रस्तुत कीजिए, तो यह एक बहुत ही गलत बात होती है। चीज़ों को ज्यों का त्यों जैसा का ही वैसा प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि अपने शब्दों में घुमा फिरा करके अपने शब्दों में उसको रूपांतरित करके बताया जाता है। कारक आर, जो इसका कारक देखेंगे, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण बोधक है। मतलब कि जो बच्चा है वह जानकारी को ऐसा का ही ऐसा प्रस्तुत कर देता है, ऐसा का ही ऐसा उत्पादित कर देता है, तो क्या यह सीखने का अर्थपूर्ण बोधक होता है? बिल्कुल नहीं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने ठीक तरह से सीखा है। चीज़ों को रिपीट करना एक नेगेटिव बात मानी जाती है। तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो हमारे क्या होंगे? दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। पहला जो कथन है, ये शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर बच्चे से बोला जाए कि आप नॉलेज को, आपने जो चीज़ सीखी है वैसा का ही वैसा आपको उससे प्रस्तुत कीजिए, तो ऐसा अगर कहा जाता है तो क्या जो व्यवस्था है वह असफल हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ही असफल हो जाती है। जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण बोधक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जो ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापकों और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। क्या दोनों निष्क्रिय होते हैं? जी नहीं। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है? ये भी नहीं। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक संरचनावादी कक्षा में छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को, अगर आप हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो के नीचे एक हमारे चैनल के जो नाम लिखा हुआ है शुभम करता, उसके सामने एक सब्सक्राइब बटन है इस प्रकार का। जब आप इस पर दबाएंगे तो आपको इस प्रकार की एक घंटी बन करके आ जाएगी, और जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इनमें से आपको ऑल पर टिक करके रखना है। जब आप ऑल पर दबाएंगे तो इस प्रकार का टिक आ जाएगा। दोस्तों, इससे आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1, अपनी उन धारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, शिक्षक की ऐसी चीज़ें जो बच्चों के जो अनुभव होता है उसको लिमिटों में बांधती हैं, उसको सीमित करती हैं। तो उनके ऊपर शिक्षक को क्या करना होगा? चिंतन करना होगा कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं जिनसे बच्चों का जो अनुभव है वो सीमित हो रहा है, हमें उन चीज़ों को किस प्रकार से सुधारना है और बच्चों को बांध करके नहीं रखना है, सीमित करके नहीं रखना है, हमें बच्चों को खुला छोड़ना है, फ्री छोड़ना है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। तो जो बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं और हमें उनको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए।
उनको सम्मिलित करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, तीसरा कथन देखेंगे, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर हमें सभी को समान समझना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। छात्रों से कक्षा में यह बोलना कि वे अपने आप को जो मानकीय पाठ्यक्रम है उसके अनुकूल बना लें, तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। और ये जो मानकीय शब्द लिखा हुआ है, तो मानक एक नेगेटिव वर्ड होता है। मानक एक कैसा शब्द होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं मानक आ गया नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन सही है। तो इनमें से देख लेंगे पहला, दूसरा और तीसरा कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। यानी कि एक बच्चा है रमणीक, एक शिक्षक है रमणीक, उसकी कक्षा में एक छात्र है जिसको देखने में परेशानी होती है। तो हम किस प्रकार से उसके लिए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, तो बच्चे को तो देखने में परेशानी होती है और हम उसको दर्शनात्मक यानी कि देखने वाले प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो यह इसका गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, यानी कि मुद्रित का मतलब प्रिंटेड, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध कराकर, तो पुस्तकें हम बच्चे को दे देंगे लेकिन उसको देखने में परेशानी है तो वो उनको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिकीय संसाधनों का प्रावधान करके, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें बच्चे को ऐसी सामग्री उपलब्ध करानी है। त्रिविमीय नक्शे मतलब 3D जो चार्ट होते हैं, 3D मैप होते हैं और जो चार्ट होते हैं जिनको बच्चा छू करके पता लगाया जा सके, छू करके महसूस कर सके। तो इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो देखने में जिन बच्चों को परेशानी होती है उनके लिए लाभकारी सिद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में बोला है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके, ऐसी कार्यशीट प्रदान करना जिसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हो, तो बच्चे को देखने में परेशानी और अक्षर छोटे लिखे हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। तो मानसिक क्षति, जी नहीं। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, नहीं। अभिसारी सोच, नहीं। अपसारी सोच, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो अपसारी सोच होता है, वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जो अपसारी सोच है वह सृजनात्मकता से संबंधित होती है, सृजनात्मकता, कल्पनाशील। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। तो दोस्तों, अंकों को अलट पलट के उल्टा लिख देना या फिर जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें उल्टा लिख देना, जैसे कि W को M बना देना, B को D बना देना, इस प्रकार की जो बच्चे को समस्याएं होती हैं, ये समस्याएं पढ़ने से संबंधित होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि उसने 61 को 16 लिख दिया और B को D लिख दिया तो यह समस्या लिखने से संबंधित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा अंकों को उल्टा करके लिख देता है या अक्षरों को उल्टा करके लिख देता है तो यह समस्या लिखने से संबंधित नहीं होती है, बल्कि यह समस्या पढ़ने से संबंधित होती है। और पढ़ने से संबंधित जो परेशानी होती है उसे हम पठन वैकल्य या फिर इंग्लिश में डिसलेक्सिया कह देती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखन वैकल्य, लिखने में परेशानी, और स्वलीनता क्रम विकार, तो जो बच्चा स्वलीनता क्रम विकार होता है जिस बच्चे में, वह बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है, उसको बाहर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है और बाहर से जो बदलाव करने की कोशिश की जाती है उसका भी बालक विरोध करता है। इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। यानी कि जो समावेशी कक्षा है उसमें जो विशेष बच्चे होते हैं उन्हें किस प्रकार सहायता मिल सकती है। तो व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण सही है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, यानी कि हमें ऐसी संस्कृति को हमें बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चों के बीच में कंपटीशन पैदा होता हो, प्रतिस्पर्धा बढ़ती हो। तो ऑप्शन नंबर 2
गलत हो गया। सहयोगात्मक अधिगम, हमें बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए, सही है। मानकीकृत निर्देश, तो जो मानकीकृत है वह नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 हमारे सही है। तो 1 और 3 दे रखे हैं यहाँ, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को क्या समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी समझा जाता है? बिल्कुल नहीं। छोटे वयस्कों के रूप में बच्चों को छोटा वयस्क समझा जाता है? नहीं। दुष्ट जीव के रूप में क्या बच्चे को हम दुष्ट जीव समझेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए, तो यह हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। जो बच्चा होता है उसके अंदर एक उत्सुकता होती है अपने आसपास की चीज़ों को जानने की, समझने की, अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को समझने की, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो बच्चे असफल होते हैं वह क्यों होते हैं? तो बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे अगर असफल होते हैं तो इसका दोष उनके आनुवंशिक गुणों को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो स्कूल था यानी कि जो व्यवस्था थी, स्कूल था, उसने बच्चे की ज़रूरतों को अनदेखा किया, बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बच्चा असफल हो गया, फेल हो गया। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, तो ये भी नहीं होगा। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो बच्चे जो होते हैं वो जैसे गरीब परिवारों से आते हैं या हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वह सफलता, अकादमिक सफलता प्राप्त करने की उनमें क्षमता नहीं होती, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। सभी बच्चे योग्य होते हैं, सभी बच्चे होशियार होते हैं और सभी बच्चों में सफलता प्राप्त करने की पूरी योग्यता होती है। तो बच्चा जब भी असफल होता है तो इसमें स्कूल को असफल माना जाता है, स्कूल जो सिस्टम होता है उसे असफल माना जाता है, और दूसरे ऑप्शन में यही बात बोली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेदन और अभ्यास द्वारा, तो वेदन और अभ्यास दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी है बल्कि हमें बच्चों में सहयोग बढ़ाना है। ऐसी पहले ऑप्शन के अनुसार हमें बच्चों से अभ्यास नहीं करवाना है बल्कि हमें बच्चों को चीज़ें सिखानी है। ऑप्शन नंबर 3, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, यानी कि हम बच्चे को जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं हमें उनको बच्चे के जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ही सही है, यही हमारा सही आंसर होगा। अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। तो जो अध्यापिका है अनुपमा, वह अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ा रही है और विज्ञान पढ़ाते हुए वह गणित के संपत्तियों के साथ भी संबंध जोड़कर बच्चों को बताती है। दोस्तों, विज्ञान और गणित में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों में, जैसे कि न्यूमेरिकल्स होती हैं, तो इस प्रकार ये दोनों ही विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण किया जा रहा है विज्ञान से गणित में, और अंतर विषयक, यानी कि ये दोनों ही विषय अंतर रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, क्या विज्ञान में जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो सवाल हैं, गणित में भी सवाल हैं, और शिक्षिका जो है अध्यापक वो इनको जोड़ करके पढ़ा रही है, तो क्या ये बच्चों के अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें भी रुकावट दे रखा है कि रुकावट उत्पन्न करेगा और छात्रों को बोझ को बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? पहला है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की
तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये सभी जो कार्य हैं वह दीर्घ अवधि स्मृति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। इसमें बोल रहा है नहीं। तो देखिए, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, गलत। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, यानी कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वे शिक्षकों को छात्रों की जो समझ होती है उससे परिचित कराते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, यानी कि जो बच्चे गलतियां करते हैं वह उनमें कोई गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। बच्चे जो गलतियां करते हैं वह उनकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, सीखने की प्रक्रिया का ही भाग होता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो एक है, देखिए 3 ऑप्शन एक जैसे हो गए, एक डिफरेंट है, तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वह ग्रेड और अंकों को निर्धारित करने में मदद नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। तो ये अपने आप में, यानी कि जो बच्चा है उसको अपने आप में ही आनंदमयी है वह और संतोषजनक है, अपने आप में ही बच्चा मगन है। अपने आप में का मतलब खुद से ही वह चीज़ें बालक से खुद से जुड़ी हुई हैं, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक अभिप्रेरणा। जिन गतिविधियों को बच्चा अपनी रुचि के अनुसार करता है, अपने आनंद से करता है, अपनी खुशी से करता है, अपने संतोष के लिए करता है, तो ऐसा बच्चा तभी करता है जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं होती हैं और यह बच्चे के अधिगम पर भी प्रभाव डालती हैं। कैसे प्रभाव डालती हैं? जैसे कि बालक को पता है कि हमारे शिक्षक को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और यदि हमने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं किया या हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं सीखा तो जो शिक्षक हैं हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे, और तो इसी चीज़ों को बच्चे सोचते रहते हैं और उनके अधिगम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। तो ये बात गलत है। इसमें बोला जा रहा है कि जो शिक्षक की अपेक्षाएं होती हैं विद्यार्थियों से, उनका बच्चे के अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, संबंध होता है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, गलत है, प्रभाव डालता है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, गलत है, एकमात्र निर्धारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को, तो दोस्तों जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से चलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना। तो ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके उन्हें निष्क्रिय रखकर, यानी कि अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो हमें उनको हतोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो क्या उनको हतोत्साहित करें? बिल्कुल नहीं। उन्हें निष्क्रिय रखें? बिल्कुल नहीं। बारंबार परीक्षा लेकर, बारंबार का मतलब बार बार परीक्षा लेना नेगेटिव वर्ड है। और शिक्षार्थियों के बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर उन्हें डराना नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु में कटौती। तो बिल्कुल सही है। जो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बच्चों की जो बस्ते का वजन है, बैग का वजन है, उसको घटाने पर बोला गया है। बच्चे की विषय वस्तु को कटौती करने के लिए बोला गया।
विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, यानी कि बच्चे को जो विषय वस्तु है, जो भी चीज़ें बच्चे को पढ़ानी है, उनमें हमें एकदम स्ट्रिक्ट नहीं बनना है, एकदम कठोर नहीं बनना है, बल्कि चीज़ों को लचीला छोड़ना है। ऑप्शन नंबर 3, रटंत अधिगम को महत्व देना, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। हमें रटंत अधिगम को, रटंत प्रणाली को महत्व नहीं देना है, बढ़ावा नहीं देना है। चौथा ऑप्शन है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो ये सही है। जो विवेचनात्मक शब्द है ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो इन ऑप्शंस में से देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, और इस घंटी को जब आप दबाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे आप फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।